आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच टॉपिक लेकर आए हैं, जो आज के क्लास देख लेते हैं प्यारे साथियों। दो सवाल आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 30 में 30 सही हो और मैथ से आपका डर खत्म हो, तो याद रखिएगा, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको यदि कमजोर मैथ में है तो आप कमजोर नहीं रहने वाले हैं। आप अब आपको सरल से हार्ड मैथ बताएंगे, सरल से सरल और कठिन से कठिन सवाल को आप अंगुरी पर सोल्व कर लीजिएगा सवाल को प्यारे साथियों। अब आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप पासिंग 120 प्रश्न लाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। अब आप यूपी बिहार को पछाड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जनरल में पास करके जनरल सीट कब्जा करना आपको है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सवाल को। बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज जिसकी आपका तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होते हैं, तो तीनों कोणों को मिलाकर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी। जो तीन भुजा होते हैं इसमें तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज का प्रकार भी बताएंगे आपको आगे चल के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आपका करेक्ट। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, आपके बीच में है। अगला सवाल यहाँ पे है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, समबाहु कहते किसको है? तो जिसकी जो है तीनों भुजा आपस में बराबर हो। यदि 10 ए है तो 10 10 तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 तीनों समबाहु, यानी कि आपका बराबर भुजा। तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु का होता है क्या? तीनों भुजा बराबर। तीनों भुजा बराबर होता है। फिर तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यदि 60-60 डिग्री तीनों हो जाएगा 60-60 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और तीनों कोण बराबर होते हैं तो 60-60 डिग्री तीनों हो गया। जब भुजा बराबर है तो कोण बराबर ऑफिशियली हो जाता है। तो आपके चीज को देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है समबाहु का? तो समबाहु का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाती है। अगला सवाल आपके बीच में बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है? तो समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण जो होता है ना आपका, ये 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? तो आपको याद होना चाहिए, आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। अगला सवाल है, बोल रहा है कि तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, जिसकी तीनों भुजा 10 10 10 तीनों, ये क्या होता है? समबाहु। समबाहु। यदि जिसकी दो भुजा बराबर है, एक है आपका 5, ये भी 5, और एक आपका है यहाँ 3, तो जिसकी दो भुजा बराबर वो होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु माने होता है सम माने बराबर और द्वि माने क्या होता है? दो। सम माने क्या? बराबर, और द्वि माने दो। तो ये अर्थ ही ये निकल जा रहा है कि सम माने बराबर और द्वि माने दो, भुजा भाव माने भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर समद्विबाहु, तीनों जिसकी भुजा बराबर समबाहु। जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, एक 3 है तो एक 4 है तो 5 है, तो क्या है? वो विषमबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ध्यान दीजिएगा, एक 7 है, एक 3 है, अब एक 4 है। तीनों भुजा जिसकी अलग अलग है, एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो वो होता है विषमबाहु। और जिसकी तीनों भुजा, तीनों समान भुजा वाला क्या हो जाएगा? समबाहु। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं। बोल अगला सवाल आ ही गया। बोल रहा है जिसकी दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसकी दो भुजा समान है, इसे एक त्रिभुज बना दिया आपका, एक त्रिभुज बना दिया आपके बीच में। जैसे कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये आपका 5 है, तो जिसकी दो भुजा बराबर है क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके बीच में है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, जिसकी त्रिभुज की भुजाएं कोई भी समान ना हो, आपस में अलग अलग हो, वो कहलाता है क्या? अभी बता, विषमबाहु, यानी कि अलग अलग सब होगा। कोई 7 है तो कोई 8 है तो 3 है, माने एक भी बराबर है तो विषमबाहु हो गया, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए। बोल रहे यहां पे है कि किसी त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा,
किसी त्रिभुज का कोण 50 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताइए। ध्यान दीजिएगा, दो कोण दे दिया है, मान लेते हैं कि एक 50 डिग्री है और एक आपका 60 डिग्री दिया है खुद ही। आपको पता है कि तीनों कोणों का योग होता कितना है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो को पता ही है, तो 60 और 50 जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, 60 और 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। जब दो को पता है और तीनों को योग पता ही है, तो क्या करते हैं, 180 में से कितना घटा देंगे, 110, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 70। दो को पता ही है तो दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि तीनों कोणों योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपका कौन सा हो गया, आपका सी हो गया करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के जो सामने होता है, ये सबसे बड़ी भुजा, जिसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो आपका सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज की न्यूनतम कितनी भुजाएं होती है। तो देखिए, एक कोई भी त्रिभुज है, उसकी 3 को भुजा होगा। कोई भी त्रिभुज हो, उसकी कितनी भुजा होगा, 3 भुजा होगा, 3 कोण होगा। कोई भी त्रिभुज हो, उसका 3 भुजा तो फिक्स ही होगा, 3 कोण होगा, 3 रेखाखंड होगा। कितने रेखाखंड, 3 रेखाखंड होंगे। इस सबको ध्यान रखना है। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, आपका 3। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, एक कोण क्या आपका 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है, तो क्या कहलाता है वो, तो आपका वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, 90 रहेगा तो क्या कहलाएगा, समकोण। और 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 से कम, एक कहलाता है अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा, हो गया आपका सी। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदु यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं क्या, रेखाखंड। रेखाखंड होता है। अब एक होता है जो दोनों तरफ तीर निकल रहेगा, इसका अंत तय नहीं है, तो ये कहलाता है रेखा। जिसकी लंबाई कोई पता नहीं है, तीर निकला हुआ है, आपका हो गया क्या, इसका लंबाई कितना बड़ा है कोई पता नहीं, रेखा का चिन्ह है। एक होता है जिसकी एक अंत बिंदु पता है, जिसका एक अंत बिंदु पता है, ये वो नहीं पता है, तो कहलाता है किरण। क्या कहलाता है, किरण। जिसकी दोनों अंत बिंदु ज्ञात हो वो रेखाखंड, जिसकी दोनों अंत बिंदु ज्ञात ना हो वो रेखा। और जिसका एक अंत बिंदु ज्ञात हो, अब ये को पता नहीं कितना आगे जाएगा, तीर जा रहा है कि पता नहीं कितना लिमिट आगे जाएगा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता किरण है। और कौन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, दो किरण के मिलने से, दो किरण के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, दो किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है वो कहलाता है कोण। दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। और दो किरण हो गया, एक एक दो। तो आपसे बोला दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेखाखंड। आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, जिस रेखा के दोनों सिरों की अंत न हो वो क्या कहलाती है। जिसका अंत पता नहीं है, अंत पता नहीं है तो कहलाता है रेखा। प्यारे साथियों याद रखिएगा, आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे ही। प्यारे साथियों याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। याद रखिएगा, आप ठान लिए तो आपकी जीत होगी, क्योंकि जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चिल्ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए आप सफल हो रहे हैं। और इसका आंसर भी पता चल गया, जिसके दोनों सिरों का अंत न हो वो कहलाता है आपका रेखा, और जिसका एक अंत पता हो वो कहलाता है किरण, और जिसको दोनों अंत पता है वो कहलाता है रेखाखंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा,
एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में अनंत तक जाने वाली आकृति क्या कहलाती है? इसको कहते हैं किरण। देख लीजिए किसे, एक बिंदु से शुरू हो रहा है लेकिन एक जा रहा है से जा रहा है, तीर का मतलब है कि इसका अनंत दूरी तक जाएगा, ये कहलाता क्या आता? किरण। तो आपका कौन हो जाएगा? सी करेक्ट। यहां पे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो रेखाओं के मिलने से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? दो रेखाओं के मिलने से, यहां पे जो है ना, दो किरणों के मिलने से होगा। दो किरणों को मिलने से बनने वाली आकृति को क्या बोलते हैं? दो किरणों के मिलने से, तो दो किरणों के मिलने से बनने वाली को कोण बोलते हैं, ठीक है? रेखा नहीं, कोण होता। दो रेखाओं किरणों को मिलने से क्या होता है? कोण बनता है। करेक्ट हो गया। अगला है प्यारे साथियों, यदि दो रेखाएं कभी न मिले तो ये क्या कहलाएगी? यदि दो रेखा है वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समांतर रेखाएं। क्या कहलाएगा? समांतर रेखाएं कहलाएगा। दो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगा तो समांतर रेखाएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपस में कभी नहीं मिल रहा है, समांतर रेखाएं कहलाएगा। सही बात है, कभी नहीं मिल रहा है तो समांतर रेखा ही आपस में नहीं मिलता है, तो आपका कौन हो जाएगा? बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो रेखाएं 90 डिग्री पर मिलती है क्या कहलाती है? जो रेखाएं 90 डिग्री पर मिलती है, जैसे देखिए यहाँ पे जो रेखा है वो आपस में कैसे मिलती है? 90 डिग्री पर मिलती है, वो कहलाती है लंबवत रेखाएं। क्या कहलाएगी? लंबवत, 90 डिग्री पर कटेगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए यहाँ पे रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? देखिए रेखाखंड जिसका अंत पता है इसकी निश्चित होता है। क्या निश्चित? आपका जो है रेखाखंड का निश्चित होता है, रेखाखंड का। अब यहाँ कह दिए कि क्या है? रेखा। तो रेखा का लंबाई जो है अनिश्चित है, अनंत है, अनंत है। तो आपका रेखाखंड की लंबाई क्या होता है? ऑप्शन बी निश्चित होता है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक रेखा में कम से कम कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा में कम से कम कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा में कई बिंदु होते हैं तब जाकर रेखा बनता है, एक नहीं, अनंत होती है। कई सममित बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है, तो आपका कौन हो जाएगा? डी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने बिंदुओं पर मिलती हैं? दो प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो आपका, दो प्रतिच्छेदी बिंदु कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु पर कटता है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने बिंदु पर? दो, एक रेखा ही, एक रेखा ही आन के काट दिया तो कितने पर? प्रतिच्छेदी रेखाएं आपका कहां पर काटेगी? एक बिंदु पर काटेगी, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको डरना नहीं है, आप एग्जाम में टॉपर बनने वाले हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। प्यारे साथियों अगला सवाल आपके बीच में, त्रिभुज के बनाने के लिए कम से कम कितने रेखाखंड की जरूरत होता है? एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड हो गया, अब एक ई, तो कितने चाहिए? तीन रेखाखंड की जरूरत होता है। आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप पास ही नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो पहले पहुंचेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब याद रखिएगा, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। याद रखिएगा, जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज आकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, रख हौसला हो, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। और याद रखिएगा, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो भी मिलता है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जय माधव, जय कृष्ण, जय राधे। प्यारे साथियों, आपका दिन मंगलम हो, आप सफल हो, मेरा यही कामना है कि जेटेट परीक्षा पास करके आप एक सीट पक्का होगा आपका। जय हिंद। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर लेंगे, ताकि हमको ऊर्जा मिलता है और उसके लिए आपको लगातार आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, बिल्कुल इतना जरूर करेंगे। जय हिंद।